हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक आपके अपने चैनल अपेक्स ग्रुप में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एनटीपीसी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे और आपको देखने के बाद लगेगा नहीं वाकई क्वेश्चन में दम था और आपको ये संजीवनी बूटी का काम करेगा। आपके लिए एनटीपीसी में ये संजीवनी बूटी के काम करेंगे। किसके काम करेंगे? संजीवनी बूटी के। आप क्वेश्चनों को देखेंगे और क्वेश्चनों की डिटेल को देखेंगे, उनके ऑप्शनों को डिटेल को देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं वाकई क्वेश्चन में दम था। क्या था? क्वेश्चन में दम था, आपको ऐसा महसूस होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है उसे आप देखेंगे। तो आइए, जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन पहला देख पा रहे होंगे, आपकी नज़रों के सामने ये रहा क्वेश्चन। आइए इसका आप जवाब दीजिए। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? आप सभी को मालूम होगा पहला क्वेश्चन आसान है और इसकी डिटेल जो है बेहद ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप इसकी डिटेल को ज़रूर देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के बारे में आप देखेंगे। जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि वेरी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होती है। ठीक है, वेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप आंसर करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो वेरी रोग होता है वो विटामिन बी की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन बी की कमी के कारण होता है। आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। आइए इसके डिटेल के बारे में बात करते हैं। इसका डिटेल क्या कहता है। ठीक, अब देखिए विटामिन बी क्या है, इसके डिटेल के बारे में देखते हैं। देखिए विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी रोग होता है। पहली बात आप समझ पाए होंगे क्या होता है? बेरी नामक रोग होता है। ठीक, विटामिन बी का रासायनिक नाम की बात करें तो रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। क्या है? थायमीन है। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन। अगर इसके स्रोत की बात करें कि विटामिन की पूर्ति किससे होती है विटामिन बी की, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ फल खाने होंगे। चावल हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, दूध हो गया। दूध आपके लिए बेहद ही पसंदीदा आपका भोजन रहता है और दूध आपको डेली लेना चाहिए। ठीक, फिर क्या है? दूसरा सोयाबीन। और अगर तीसरी की बात करें तो तीसरा है अंकुरित अनाज। अक्सर ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि विटामिन बी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो यहाँ पे विटामिन बी का सबसे अच्छा स्रोत जो है अंकुरित अनाज है। क्या है? अंकुरित अनाज। ठीक, इतनी बात आप समझ पाए होंगे। आइए अब विटामिन बी की बात कर लिए हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने पढ़ा लेकिन इसके अंदर डिटेल कितनी सारे देखेंगे ये आप देखकर ही समझ पाएंगे। आइए देखिए, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तुरंत, जिससे आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन मिल सके, जिससे आप बेहतरीन क्वेश्चनों को पढ़ सकें और आप एनटीपीसी में आपके लिए वो संजीवनी की तरह काम कर सके। आप मृत की तरीके हैं और आप में जान डाल दे, आपको वो वैकेंसी में आपका एक सीट फिक्स कर सके, आपको एक सीट मिल जाए। ऐसी तैयारी के लिए हमारे चैनल अपेक्स ग्रुप को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। दोस्तों जैसे देख रहे होंगे, क्वेश्चन नहीं उसी के अंदर देख रहे हैं डिटेल। देखिए विटामिन ए के बारे में बात करेंगे हम। किसके बारे में? विटामिन ए के बारे में अब हम बात करेंगे। देखिए विटामिन ए के रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल है। अगर हम इसके अणुसूत्र के बारे में बात करें, किसके बारे में? अणुसूत्र के बारे में बात करें तो इसका अणुसूत्र देखिए, यह भी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछ सकता है। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। विटामिन ए का जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे विटामिन ए का जो अणुसूत्र है, अगर आपको नहीं मालूम है तो इसे नोट करें और इसे याद रखें। विटामिन ए का जो अणुसूत्र है वो है C2OH का 29 OH। यहाँ पे विटामिन ए का रासायनिक सूत्र है, अणुसूत्र जिसे कहते हैं, और इसका रासायनिक सूत्र जो रासायनिक नाम है यह रेटिनॉल है और इसका अणुसूत्र जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसका
अणुसूत्र क्या है, C2OH का 29 और OH यहाँ पे है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आइए इसके स्रोत के बारे में बात करते हैं। इसका स्रोत क्या है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि गाजर, विटामिन ए का सबसे सर्वोत्तम सबसे अच्छा माना जाने वाला स्रोत कौन सा है, गाजर है। ये अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है, सबसे अच्छा स्रोत विटामिन का क्या है, गाजर। फिर इसके बाद क्या आता है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हरी सब्जी, जो पत्तेदार सब्जी होती है, पपीता, पका आम, क्या पका आम। फिर फल में आपको डेली फल लेना चाहिए खाने के बाद, और खाने किसी भी समय आप फल ले सकते हैं। दूध, अंडा इत्यादि इसके बेहतरीन स्रोत हैं। इसके बेहतरीन स्रोत हैं। आपको देखने के बाद लग रहा होगा कि क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, कितने इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए क्वेश्चन, आपको देखकर समझ में आ रहा होगा। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखें और हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको मज़ा आ जाएगा, आपके अंदर एक जान पैदा कर देगी ये वीडियो। आइए, आपको लगेगा कि हमने आज कुछ पाया, आज कुछ हमने पढ़ा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो ऑप्शन हमारा है, अगला डिटेल इसके बारे में देखेंगे। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पे आप जान रहे होंगे रतौंधी, ये आप सभी को मालूम होगा, लेकिन इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नामक रोग होता है। विटामिन ए से रतौंधी नामक रोग होता है, और इस बीमारी में व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता। क्या दिखाई नहीं देता? आप इतनी बात समझ में आई होगी आपके। यहाँ पे एक बार हम देखते हैं फिर से। अगर हम बात करें तो इसका विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और इसके अणुसूत्र C2OH29 है, OH का 29 है, OH है। फिर अगर इसके सबसे उच्चतम स्रोत की बारे में बात करें तो गाजर है, और इसके कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, जिससे क्या होता है, आपको रात में दिखाई नहीं पड़ता। आपको इतनी बात समझ में आई होगी। आइए यहाँ पे सी के बारे में बात करते हैं। सी देखिए, सी यहाँ पे क्या कहता है, विटामिन सी। इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है जो एस्कर्बिक एसिड। इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कर्बिक एसिड। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कर्बिक एसिड। अगर इसके अणुसूत्र के बारे में बात करें, यहाँ पे आपको अणुसूत्र जरूर याद रखना है। यहाँ पे आपको अणुसूत्र याद रखना है। यहाँ पे अणुसूत्र क्या होगा, C6H8O6। क्या होगा, C6H8O6। यहाँ पे विटामिन सी का क्या है, विटामिन सी का रासायनिक सूत्र है, अणुसूत्र है यहाँ पे C6H8O6। यहाँ पे अणुसूत्र है, किसका अणुसूत्र है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये विटामिन सी का अणुसूत्र है। किसका, विटामिन सी का। आप इसे नोट करेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है कि जो विटामिन सी है किस में पाया जाता है, तो ये विटामिन सी जो है ये खट्टे फलों, जो खट्टे फल होते हैं रसदार, उनमें पाया जाता है। किस में पाया जाता है, जैसे कि संतरा, नींबू, मौसमी, आंवला, टमाटर इत्यादि। मतलब जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है याद रखने वाली, कि अगर इसे गर्म करने पर यह विटामिन नष्ट हो जाता है। जो विटामिन सी होता है अगर उसे हम गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यहाँ पे आप इस बात को आपको गौर में रखना होगा, ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि अगर विटामिन सी है किसी भी पदार्थ में या किसी भी फल में, अगर उसे आप गर्म करते हैं तो उसका विटामिन नष्ट हो जाएगा। आइए अगले विटामिन को देखते हैं। अगला विटामिन हमारा क्या कहता है, विटामिन B12। क्या, विटामिन B12 के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, अपेक्स ग्रुप को। किसको, अपेक्स ग्रुप को यहाँ पे सब्सक्राइब करें। आप यहाँ पे लोगो देख पा रहे होंगे, ये हमारा अपेक्स ग्रुप है। आइए देखिए विटामिन B12 के बारे में बात करते हैं। ये क्या कहता है, देखिए इसका रासायनिक सूत्र क्या है। इसका रासायनिक सूत्र जो विटामिन B12 का है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये है साइनोकोबालामीन। क्या है, विटामिन B12 का जो नाम है रासायनिक को क्या है, साइनोकोबालामीन। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में अगले पॉइंट में अगर हम बात करें तो इसको आप देख सकते हैं कि इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। अब देखिए इसके अगले पॉइंट के बारे में बात अगर करें हम, अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि यह आरबीसी के निर्माण में प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। क्या होता है, आरबीसी के निर्माण में प्रोटीन संश्लेषण में ये सहायक होता है। ठीक है, सहायक होता है। कौन, विटामिन B12। ये आरबीसी के निर्माण में और प्रोटीन संश्लेषण के प्रोटीन के संश्लेषण में क्या होता है, सहायक होता है, सहायक होता है। यहाँ पे आप इस बात को याद रखेंगे। आइए अगले नंबर को देखते हैं। अगला नंबर हमारा क्या कहता है, अगर इसके स्रोत के बारे में बात करते हैं
किसके विटामिन B12 के स्रोत के बारे में बात करते हैं तो इसका बेस्ट जो स्रोत है वो मांस है, कलेजी है, दूध है। ठीक है, मांस की कलेजी इसका बेस्ट स्रोत है। अगर इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से शरीर में रक्त की थक्का नहीं बनता। ठीक है, रक्त ब्लड की कमी हो जाती है, इसकी कमी से रक्त की कमी हो जाती है। किसके विटामिन B12 की कमी के कारण क्या हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है। अब विटामिन 12 किस में पाया जाता है, अगर इसके बारे में बात करते हैं तो जो विटामिन B12 है वो वर्षा के जल में, किसमें, वर्षा के जल में प्लस समुद्र के जल में, इसमें पाया जाता है। कौन, विटामिन B12 आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पाया जाता है। आप इतनी बात समझ पाए होंगे कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है, इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। फिर तीसरा नंबर अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें RBC के निर्माण तथा प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। अगर चौथी बात करें स्रोत की तो इसमें मांस, कलेजी, दूध इत्यादि प्रमुख स्रोत हैं। अगर इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसमें रक्त की कमी हो जाती है। और अगर इसके किसमें पाया जाता है इसकी बात करें तो ये हमारा वर्षा के जल और समुद्र के जल में पाया जाता है। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि मेढक में दांत होते हैं, मेढक में दांत होते हैं। तो मेढक में दांत होमोटोन्ड होते हैं। कौन सा होता है, होमोटोन्ड होते हैं। ठीक है, अब देखिए होमोटोन्ड जो दांत होते हैं वो मेढक और छिपकली दोनों में होते हैं। किसमें, मेढक के दांत होमोटोन्ड होते हैं और छिपकली और मेढक के दांत एक ही प्रकार के होते हैं। आप इतनी बात भी जान रखेंगे कि अगर छिपकली के बारे में बात करें तो उसमें भी होमोटोन्ड दांत पाए जाते हैं और छिपकली और मेढक में दोनों एक ही प्रकार के दांत होते हैं, इसलिए इसे होमोटोन्ड कहते हैं। ठीक है, आइए अगले नंबर की बात करें, थीकोडोंट। ठीक है, थीकोडोंट, इसके बारे में क्या है कि ये धंसे, ये ऐसे दांत होते हैं जो मसूड़ों में धंसे होते हैं। कैसे होते हैं, जो मसूड़ों में धंसे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और ये जो दांत पाए जाते हैं किस में पाए जाते हैं, ये मनुष्यों में पाए जाते हैं। कौन से, थीकोडोंट। ठीक है, थीकोडोंट मनुष्यों में पाए जाते हैं दांत। अगर हम हेट्रोडोंट की बात करें तो यह दांत विभिन्न प्रकार के होते हैं। उनमें हेट्रोडोंट होते हैं या मनुष्य के दांत के प्रकार हैं, जैसे कि ये 4 प्रकार के होते हैं। अगर इनके प्रकारों की बात करें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इनका प्रकार कौन कौन सा है। पहला इंसीजर, पहला क्या है, इंसीजर। दूसरा कैनिन। तीसरा अगर हम बात करें तो मोलर और प्रीमोलर, मोलर और प्रीमोलर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आई होगी। आइए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्टार्च, स्टार्च से क्या संबंधित है, स्टार्च से क्या संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, स्टार्च से क्या संबंधित है। तो स्टार्च से जो संबंधित है वो ग्लूकोज संबंधित है। क्या संबंधित है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्या संबंधित है, ग्लूकोज। आइए स्टार्च के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। स्टार्च से संबंधित क्या है, ग्लूकोज संबंधित है। ठीक है, अगर इसके रासायनिक सूत्र की बात करें किसके, स्टार्च के, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज का ही सूत्र है, C6H12O6। ठीक है, अब देखिए फ्रक्टोज के बारे में बात करते हैं। प्राकृतिक रूप में सबसे अधिक मीठा होता है। फ्रक्टोज जो होता है ये प्राकृतिक रूप में सबसे मीठा होता है और ये शहद में पाया जाता है। क्या, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज किस में पाया जाता है, शहद में पाया जाता है। इतनी बात आप याद, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर कृत्रिम रूप से बात करते हैं, हम अगर कृत्रिम रूप से बात करते हैं तो सबसे मीठा क्या होता है, शहद होता है। सबसे मीठा फ्रक्टोज होता है और जो शहद में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, शहद में पाया जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। लेकिन अगर हम, ये प्राकृतिक रूप से था शहद और ये फ्रक्टोज में पाया जाता है, जबकि कृत्रिम रूप से सबसे मीठा सेक्रीन होता है। क्या होता है, सेक्रीन होता है कृत्रिम रूप से, मतलब बनाने के हिसाब से। और लेकिन इसमें ऊर्जा नहीं प्राप्त होती। किससे ऊर्जा नहीं प्राप्त होती, सेक्रीन से ऊर्जा नहीं प्राप्त होती, बल्कि इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, इसका उपयोग वर्फ के उद्योग में काम आता है। किसमें, वर्फ के उद्योग में काम आता है। अब आइए अगला बात करते हैं किसके बारे में। अगला हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे सुक्रोज के बारे में। किसके बारे में, सुक्रोज के बारे में बात करेंगे। अब देखिए जो सुक्रोज होता है वो मोनोसेक्राइड होता है। क्या होता है, मोनोसेक्राइड होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये 2 अणुओं से मिलकर बना होता है, इसे डाइसेक्राइड का
निर्माण करते हैं। ये किसका निर्माण करते हैं? डाइसैकेराइड का निर्माण करते हैं। और डाइसैकेराइड हैं क्या क्या, आप इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, ये क्या हैं? डाइसैकेराइड हैं। ठीक है, डाइसैकेराइड। अब देखिए इनका निर्माण कैसे होता है। जब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलता है तो माल्टोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से फिर क्या होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से सुक्रोज का निर्माण होता है। ये अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से किसका निर्माण होता है, तो फ्रक्टोज का निर्माण होता है। अगर हम तीसरे की बात करें तो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज के मिलने से लैक्टोज का निर्माण होता है। आपको ग्लूकोज से ग्लूकोज तो माल्टोज याद रखना है, फिर ग्लूकोज से फ्रक्टोज तो आपको सुक्रोज याद रखना है, और ग्लैक्टोज से ग्लूकोज से ग्लैक्टोज का, जब ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलते हैं तो लैक्टोज का निर्माण होता है। इतनी बात आप याद रखेंगे। देखिए अब हम बात करते हैं, अगला है गैलेक्टोज। किसका बात करेंगे? गैलेक्टोज का बात करेंगे। तो यहाँ पे गैलेक्टोज आप देख पा रहे होंगे कि यह कार्बोनेट का सबसे सरल अवस्था होता है। क्या? गैलेक्टोज। ठीक है, सबसे सरल अवस्था होता है एक कार्बोनेट का, सॉरी यहाँ पे सबसे ये सरल होता है किसकी अवस्था? कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है। कौन? यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज किसका सबसे सरल रूप होता है? कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है। अब देखिए इसके अगले पॉइंट की बात अगर हम करते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि कार्बोहाइड्रेट का समान सूत्र क्या होता है? CH2O का होल ट्वाइस। CH2 का होल ट्वाइस। अगर हम इसमें और भी बात करते हैं तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। किसमें? अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, कितना? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना ऊर्जा मिलती है? 4.1 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितनी? 4.1। ठीक है, इतनी बात आप याद रखेंगे। कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, कितना ऊर्जा प्राप्त होती है हमें 1 ग्राम कार्बोनेट से? 4.2 कैलोरी। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दंत का शिखर बना होता है। दंत का शिखर किसका बना होता है? आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के साथ साथ एक क्वेश्चन है लेकिन उसमें हम कई पॉइंट्स बता रहे हैं, आप उन पॉइंटों को नोट करेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्या है कि दांत का शिखर बना होता है। तो दांत का शिखर किसका बना होता है? ये डेंटिन का बना होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सही होता है? डेंटिन का बना होता है दांत का जो शिखर है। आइए इनके पॉइंटों के बारे में बात करते हैं। डेंटिन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे कि दांत का जो शिखर है वो डेंटिन का बना होता है। जो दांत का बाहरी भाग होता है, दांत का जो बाहरी भाग होता है वो इनेमल का बना होता है, और ये सबसे कठोर भाग होता है, शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है। जो दांत का बाहरी आवरण होता है, ठीक है, ये सबसे मजबूत होता है। अब आइए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? स्कर्विक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से होता है? तो यहाँ पे जो स्कर्वी रोग है वो विटामिन C की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन C की। यहाँ पे ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आप पॉइंट्स देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आपको देखिए यहाँ पे हमने कई विटामिन की पहले ही बात कर लिया था। अब आइए कुछ और विटामिन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे कि स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी से होता है। यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे कि C की कमी से होता है। फिर अगर इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे। अब देखिए अगला पॉइंट जो है हमारा, अगला पॉइंट क्या कहता है? देखिए विटामिन C के प्रमुख स्रोत खट्टे रसदार फल होते हैं। अभी जैसे हमने पिछले भी पढ़ चुका है कि विटामिन C किसके द्वारा प्राप्त होता है? खट्टे फलों के द्वारा प्राप्त होता है, जैसे संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर इत्यादि जितने भी खट्टे फल आते हैं उनमें सभी में विटामिन C पाया जाता है। अब देखिए आइए विटामिन K के बारे में बात करते हैं। विटामिन K के बारे में क्या होता है? देखिए किसी न किसी विटामिन से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए हम अपने पहले ही साइंस के लेक्चर में विटामिन की बात की है। किसकी बात की है? विटामिन की बात की है। यहाँ पे सभी विटामिनों को देख लेंगे। आइए अब विटामिन K क्या कहता है? विटामिन K के रासायनिक नाम के बारे में बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या है? फ्यूलोक्विनोन है। क्या है? फ्यूलोक्विनोन विटामिन K का रासायनिक नाम है। अगर देखिए
इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर इसके स्रोत की बात करते हैं तो यहाँ पे स्रोत क्या है, हरे पत्तीदार जो सब्जियाँ होती हैं इनके प्रमुख स्रोत हैं। क्या हैं, हरी पत्तीदार सब्जियाँ इनके प्रमुख स्रोत हैं। और पनीर, टमाटर, ये सब विटामिन के स्रोत हैं। अगर आप इन्हें खाएंगे तो आप में विटामिन के की कमी नहीं होगी। जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां, फिर टमाटर और पनीर आप सभी को काफ़ी बेहद पसंद आती होगी, तो पनीर ज़रूर खाएं जिससे आपको विटामिन के की पूर्ति होती रहे। देखिए अब इसमें क्या होता है, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, जिससे आपका ब्लड काफ़ी देर तक बहता रहता है। अगर आप में विटामिन के की कमी है तो आपका ब्लड चोट लगने के बाद काफ़ी समय तक बहता रहता है। तो यहाँ पे ब्लड का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं जमता। आइए अब अगले नंबर में बात करते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई हमारा क्या कहता है, देखिए यहाँ पे आप विटामिन ई भी देख पाएंगे कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो टोकोफेरॉल है। क्या है, विटामिन ई का नाम क्या है, टोकोफेरॉल। देखिए अब इसमें हमें याद क्या क्या रखना है, इनके नाम, ठीक, इनके नाम पहली बात याद रखना है। फिर रासायनिक नाम हो गया, और इनका स्रोत, किससे सबसे बेहतर स्रोत क्या है, फिर इनसे इनकी कमी से कौन सा रोग होता है। इन सभी पॉइंटों को याद रखने वाला होता है। ये अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है, या रेलवे का हो। देखिए आप पिछले वीडियो में देखे होंगे कि एनटीपीसी या रेलवे की जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे थे कितने इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, आइए यहाँ पे देखिए अगले नंबर के क्वेश्चनों को देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पत्तेदार सब्जियां खाने से क्या होता है, विटामिन ई की कमी को पूरा कर देता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। फिर इसकी कमी से क्या होता है, तो इसकी कमी से जो रोग होता है, ये पुरुषों और महिलाओं में जनन शक्ति कम हो जाती है। क्या कम हो जाती है, जनन शक्ति कम हो जाती है। तो इसलिए हमें विटामिन ई की, यदि आपकी जनन शक्ति कम है किसी भी व्यक्ति का, तो उसे विटामिन ई का प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या जनन शक्ति यहाँ पे उसकी क्षमता आ सके, जिससे उसमें पौरुष शक्ति आ सके। ठीक है, पुरुष की शक्ति आ सके। आइए अगले नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर जो हमारा है पॉइंट, वो क्या कहता है कि विटामिन डी, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, यहाँ पे कैल्सीफेरॉल आप सभी जानते हैं। आइए देखिए इसके स्रोत देखते हैं। इसका स्रोत क्या कहता है, इसमें स्रोत जो है अंडा, मछली, तेल, सूर्य की रोशनी को आपको ज़रूर क्या करना चाहिए, लेना चाहिए। आपको सूर्य के सामने या धूप में रहना चाहिए थोड़ी देर, जिससे विटामिन की कमी पूरी हो सके। आइए देखिए इसकी कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है और वयस्कों में कौन सा रोग होता है विटामिन ई की कमी से, विटामिन डी की कमी से। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बच्चों में जो होता है रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। ठीक है, रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, जबकि वयस्कों में, किसमें, वयस्कों में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, इसकी कमी से, किसके, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स, और जो वयस्क हैं उसमें ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। अब यहाँ पे हम 6वें नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए पेप्सिन होता है, पेप्सिन क्या होता है, तो इसके बारे में आप बताएंगे पेप्सिन क्या होता है। पेप्सिन एक एंजाइम होता है, या पोषक तत्व होता है, या हार्मोन होता है, आप इसके बारे में बात करेंगे। तो पेप्सिन एक क्या होता है, बताइए यहाँ पे पेप्सिन क्या होता है। आप इसका राइट आंसर करिए। पेप्सिन यहाँ पे क्या होता है, बताइए तुरंत। पेप्सिन यहाँ पे क्या होता है, पेप्सिन एक विटामिन है। क्या है, पेप्सिन एक विटामिन है। इतनी बात आप जान पाए होंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है, बी, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे एंजाइम है। क्या है, पेप्सिन एक एंजाइम है। ठीक, अब इसके पॉइंटों के बारे में बात करते हैं। पॉइंट हमारा क्या कहते हैं, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे पेप्सिन क्या है, पेप्सिन एक एंजाइम है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट था। क्या है, एंजाइम है, जिसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फिर इसके पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो जो प्रोपेप्सिन स्टोमच होता है वो पेप्टिन सेल से स्रावित होता है। ठीक है, कहाँ से स्रावित होता है, पेप्टिक सेल से स्रावित होता है। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। अब देखिए जो पेप्सिन में बदलता है, जो प्रोपेप्सिन स्टोमच के पेप्टिक सेल से स्रावित होता है, और ये पेप्सिन में बदल जाता है। ठीक है, बदलता है। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। अब देखिए प्रोटीन में पेप्टोन में परिवर्तित करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलित करता है। कौन, पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित करता है। फिर अगले पॉइंट की बात करेंगे तो सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, और लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं।
जो एंजाइम होते हैं सभी एंजाइम तो प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। ठीक, इतनी बात समझ पाए होंगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या कहता है कि हार्मोन यह हमारे शरीर के विभिन्न भागों को स्रावित करता है। ये जो हमारा एंजाइम है वो शरीर के विभिन्न भागों से स्रावित होता है और ये हमारे बॉडी के जो हमारा बॉडी है उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, तो इसलिए हमारे शरीर के लिए जो एंजाइम्स हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं, जिससे हमारे शरीर का पूर्ण विकास हो सके। अब देखिए, विटामिन हमारे शरीर की बीमारी क्षमता को भी बढ़ाते हैं, हमारे प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। आइए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह होता है। इसका संग्रह कहाँ होता है? इसका संग्रह पेशियों में होता है। कहाँ पे होता है? पेशियों में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में तथा इसका संग्रह पेप्सिन में होता है, पेशियों में होता है। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। तो आइए इनके पॉइंटों के बारे में बात करते हैं। इनके पॉइंट क्या क्या कहते हैं। देखिए, यहाँ पे जैसे आप पॉइंट देख पा रहे होंगे कि यकृत सबसे बड़ा वैश्राविक ग्रंथ है। क्या है? वैश्राविक ग्रंथ है। ठीक, और ये लीवर में गड़बड़ी के कारण अगर जो यकृत है अगर उसमें गड़बड़ी हो जाती है तो उसी से पीलिया नामक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? पीलिया नामक रोग, जिसे जॉइंटिस कहते हैं। क्या हो जाता है? पीलिया हो जाता है। अब देखिए, जो यकृत होता है उससे बाइल जूस का निर्माण होता है, पित्तरस का निर्माण होता है। ये बात भी आप क्लियर रखेंगे। किसका निर्माण होता है? पित्तरस का निर्माण होता है यकृत से। देखिए, आइए अगले नंबर पॉइंट को देखते हैं। अब जो यकृत होता है विषैले पदार्थ को विषहीन कर देता है। आपके शरीर में जितने भी विषैले पदार्थ होते हैं उनको विषहीन कर देता है। ये भी बात आप समझ पाए होंगे। अब इसमें से यूरिया का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? यूरिया का निर्माण होता है यकृत से। हमारा अगला पॉइंट क्या कहता है कि ओल्ड आरबीसी को नष्ट करता है। यकृत ही हमारे ओल्ड आरबीसीओं को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। और इसमें कुछ विटामिन संचित होते हैं। ठीक, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इनका सबका निर्माण भी करता है। ठीक है, कौन? यकृत निर्माण करता है। ये भी बात आप क्लियर रखेंगे। आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है कि जो हमारा प्लीहा होता है वो ब्लड बैंक कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगृह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रगृह भी कहा जाता है, जिसे हम तिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तिल्ली। इसे हम ब्लड बैंक भी कहते हैं और ये आरबीसी का कब्रगृह भी होता है। अब देखिए, अगर मैं आपसे एक बार कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल अपेक्स ग्रुप को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, किसे? अपेक्स ग्रुप को, तो हमारे चैनल अपेक्स ग्रुप को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आप इस बात को भी ध्यान रखें पढ़ाई के साथ साथ। तो अब अगर अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, तो आपकी महान कृपा होगी और आपकी दया हमारे ऊपर बनी रहेगी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? कौन बनाता है? दंत को कौन कठोर बनाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है? हमारे दांतों को कठोर बनाता है। देखिए, यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो दंत इनेमल मतलब जो बाहरी आवरण है उसे फ्लोरीन कठोर बनाता है। और फिर अगर इसके बारे में और देखें तो फ्लोरीन की कमी से हमारे शरीर में फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। किसकी कमी से? फ्लोरीन की कमी से हमारे शरीर में फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, दंत में ठीक है, दंत में कैल्शियम फास्फेट 85% होता है। कितना परसेंट होता है? 85% होता है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फ्लोराइड इत्यादि ये सभी पाए जाते हैं किसमें? हमारे दंत में। लेकिन सबसे अधिक मात्रा जो होती है कैल्शियम फास्फेट की होती है वो 85%, फिर कैल्शियम कार्बोनेट और फिर कैल्शियम फ्लोराइड की भी मात्रा इसमें उपस्थित होती है हमारे दांतों में। अगर हम मनुष्य के दांतों एवं हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, इससे ही कैल्शियम से ही हमारी हड्डियां और दांत क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। और सब जो हमारा दंत इनेमल का ऊपरी भाग होता है वो फ्लोरीन के कारण क्या होता है? कठोर होता है। ये भी बात आप याद रखेंगे।
आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन जो होता है ये लेमनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है। आयोडीन किससे प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। किससे प्राप्त होता है, लेमनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है और इसकी कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, घेंघा नामक रोग हो जाता है। अगर हम सोडियम की बात करते हैं, यहाँ पे सोडियम आप देख पा रहे हो, तो ये पेशियों के संकुचन में सहायता करता है। किसके, पेशियों के संकुचन में सहायता करता है और तंत्रिका तंत्र में आवेग एवं संचय करता है। क्या करता है, ये तंत्रिका तंतु में आवेग एवं संचय करता है। इतनी भी बात आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि पित्तरस का मुख्य कार्य क्या है। पित्तरस का मुख्य कार्य क्या है, तो देखिए यहाँ पे पित्तरस का मुख्य कार्य क्या है, आप इसका आंसर बता सकते हैं। यहाँ पे पित्तरस का मुख्य कार्य क्या है, यहाँ पे पित्तरस का जो मुख्य कार्य है, पाचन एवं पोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। पाचन एवं पोषण के लिए वसा का इमल्सन करना, ये क्या है, पित्त का प्रमुख कार्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट जो दिया है, पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है। पित्त क्या करता है, भोजन को क्षारीय बनाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भोजन को क्षारीय कौन बनाता है, तो पित्त बनाता है। पित्त रस में जल, लवण, सोडियम ग्लाइकोलेट, ठीक है, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टैबलेट, सोडियम कार्बोनेट इत्यादि ये सभी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट ये आप याद रखेंगे कि जल में जो पित्तरस होता है उसमें जल, लवण, सोडियम ग्लाइकोट और सोडियम टैबलेट और सोडियम कार्बोनेट ये सभी पाए जाते हैं। आइए अगले नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जनन क्षमता में कमी। जनन क्षमता में कमी, जनन क्षमता में कमी किसके कारण होती है, तो जनन क्षमता में कमी विटामिन ई के कमी के कारण आती है। ठीक है, ठीक, जनन क्षमता में कमी किसके कारण आती है, विटामिन ए के कारण आती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पुरुष एवं महिलाओं में जनन क्षमता की कमी विटामिन ई के कारण आती है। विटामिन ई का सेवन करने से ऐसी समस्या को हम दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आइए कुछ विटामिनों के और देख लेते हैं, वो किस में घुलनशील है और किस में नहीं। तो विटामिन जो बी सी हैं ये जल में घुलनशील हैं और ए डी ई के ये वसा में घुलनशील हैं। किस में, वसा में घुलनशील हैं। तो यहाँ तक हमारी सीरीज आज यहीं समाप्त होगी। कल अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन और दमदार क्वेश्चनों के साथ जो संजीवनी बूटी का काम करेंगी उसके साथ हम आपके सामने फिर से उपस्थित रहेंगे। अगर आप अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी कल की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपने मैथ की वीडियो नहीं देखा तो हमारे जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। कहाँ पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम अगली वीडियो जो हमारी आएगी सुबह मैथ की आएगी, रीजनिंग की आएगी, फिर शाम को प्रैक्टिस सेट होता है 4 बजे और इसके बाद यहाँ पे साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे ऊपर आपकी सभी की दया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू आप सभी का।